हेलो बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि आज की हमारी जो क्लास है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस लॉ के लिए रहने वाली है। यानी कि आज की क्लास में हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में देखेंगे। सबसे पहले तो चलिए देख लेते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स में हमें क्या चीजें देखनी है, क्या चीज हमें मालूम होनी चाहिए। तो भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं, है ना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं। तो भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मेजरली मतलब क्या होता है कि किसी सरफेस एरिया को कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉस कर गई उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, कौन सी फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग एनी एरिया वेक्टर। पूरा लिख देता हूं मैं, एरिया वेक्टर। ठीक है, अब यहां पर आप सोचोगे भाई एरिया जो होता है वो कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है, लेकिन उसे हम वेक्टर क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि उसके पास एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी हम दे देते हैं। कैसे देते हैं जरा समझिए इधर। ये मैंने मान लिया कोई भी सरफेस है मेरे पास और इसका एक छोटा सा पार्ट मैंने मान लिया यहां बीच में है। अगर इस पूरे का सरफेस एरिया एस है तो इस छोटे हिस्से का हमने क्या मान लिया, डीएस है। अब इसको हमने क्या किया, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन दे दी और वो क्या है, डायरेक्शन हमारे पास एन के। तो ds हमारा क्या है, सरफेस एरिया है, लेकिन ds के साथ में अगर एन कैप को लिख दिया तो ये क्या बन जाएगा हमारा, ये हमारा एरिया वेक्टर बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, एरिया वेक्टर बन जाएगा। अब यहां पर हमें क्या पता करना है, हमें पता करना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। तो भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स जिसे हम शो किससे करते हैं, फाई ई से। ये किसके बराबर होगा भाई, देखो क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन हो जाएगा। सरफेस आपका कैसा, स्फीयर है, किसका होगा। अब इसमें क्या कर देखना हमें कि कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइन क्रॉस कर रही हैं। ये क्या है, आपकी पैरेलल फील्ड लाइंस हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो क्रॉस कर रही हैं। तो क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन किसका होगा, कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइन क्रॉस कर गई डॉट उसका सरफेस एरिया क्या था, यानी ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। अब क्योंकि डॉट आ रहा है तो आपको मालूम होना चाहिए कि डॉट जब भी आएगा वेक्टर में तो वहां पर क्या लगता है भाई हमारा, वहां पर हमारा कॉस थीटा लगता है। ठीक है, कॉस थीटा लग गया। अब यहां पर कंडीशन देख लेंगे, ये तो बन गया आपका क्या, फाई ई नॉर्मली। अब मैक्सिमम और मिनिमम की कंडीशन देखते हैं। तो देखिए फाई ई मैक्सिमम कब हो सकता है, तो भाई क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस। अब थीटा मैंने मान लिया 90 डिग्री है, कितना है 90 डिग्री, यानी कॉस क्या हो गया 90 डिग्री। यानी कि इन दोनों के बीच का जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 90 बन रहा है। और 90 बन रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हो गया कि वो दोनों क्या एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो यहां पर फाई ई इज इक्वल टू, अब मुझे बताओ कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, तो भाई कॉस 90 की तो जीरो वैल्यू होती है। अगर जीरो होती है तो ये पूरा क्या बन जाएगा, आपका जीरो बन जाएगा। ये कंडीशन हो गई मिनिमम के लिए। दूसरी कंडीशन, जब थीटा आपका 0 डिग्री दे रखा हो, और 0 डिग्री कब हो सकता है, तब ये दोनों के दोनों यानी कि आपकी ये डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन दोनों एक ही डायरेक्शन में हो जाए। तब क्या होगा आपका, फाई ई इज इक्वल टू क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस कॉस 0 डिग्री। और कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो फाई ई आपका क्या आ जाएगा, क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस। ये आपका मैक्सिमम के लिए कंडीशन होती है। याद रखना कि जब दोनों के बीच में आपका एंगल 0 बन रहा हो तब क्या बनती है आपकी ईडीएस जो मैक्सिमम है। और अगर दोनों के साथ में क्या हो गए परपेंडिकुलर, तो वहां पर फ्लक्स कितना निकलता है आपका 0। ठीक है भाई, चलो अगला देखो आप, गॉस लॉ। फटाफट से देख लेते हैं गॉस को भी। गॉस लॉ, तो गॉस लॉ हमारा क्या बताता है भाई, कि गॉस लॉ हमें यह बताता है कि कोई भी आपके पास एक सरफेस है, जिसे मैंने मान लिया यहां पर स्फीयर है जिसका सरफेस एरिया एस है, बीच में कहीं यहां पर चार्ज है क्यू। ठीक है, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है ई, और इस सरफेस एरिया का एक छोटा सा पार्ट मान ली जहां से वो निकली है, उसे हमने नाम दे दिया डीएस। ठीक है, उस हमने क्या नाम दे दिया, डीएस नाम दे दिया। तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये डीएस है, इसके पास एक डायरेक्शन भी तो होगी ना, जिसे हमने एन कैप नाम दे दिया। ठीक है, तो यहां पर हमें क्या निकालना है, हमें यह बताना है, क्योंकि गॉस लॉ ने बताया कि फाई ई बराबर होता है क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस। मैं कॉस थीटा यूज नहीं कर रहा यहां पर। और साथ में ये किसके बराबर होता है भाई, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। ये हमें बताया गया था किसके द्वारा, गॉस के द्वारा। अब इसे प्रूफ कैसे करोगे, तो देखिए जरा, फाई ई इज इक्वल टू, भाई इस वाले टर्म को मैं कैसे लिख सकता हूं, ई क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ डीएस। ठीक है, तो फाई ई इज इक्वल टू, ई की वैल्यू सभी को पता है,
1/4πε0 Q/r² इंटू। अब ds का मुझे इंटीग्रेशन करना है, तो भाई ds की बात करूं, उसी s की बात करूं, तो ये क्या है, हमारा स्फीयर है। स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है भाई, 4πr²। कितना होता है, 4πr²। तो 4π से 4π गया, r² से r² गया, तो फाई ई आपका क्या आ गया, Q/ε0 आ गया, सीधा सीधा सा, है ना। और यही फर्दर किसके साथ होता है आपका, क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस या ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर के। तो ये है आपका गॉस लॉ। तो आज क्लास हमने देखा इलेक्ट्रिक फ्लक्स और हमने देखा गॉस लॉ के बारे में। क्लास कैसी लगी बच्चे, एक बार जरूर बताइएगा। पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, और कोई भी डाउट हो, कोई सजेशन हो, तो उसे आप कमेंट भी कर सकते हैं। और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, एक बार सब्सक्राइब भी जरूर से कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।